हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मुस्कान एंड आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की जो इम्पॉर्टेंट सारी डेफिनेशंस है। आज मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं पूरे चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बता दूँगी, जिसकी वजह से आप इसको तैयारी कर सकते हैं बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी हैं, मैं आज सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। और इनके अलावा बाहर से कोई और डेफिनेशन नहीं आएंगी फ्रॉम चैप्टर 1। आई एम गारंटिंग यू फॉर दिस। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है उससे, विच इज़ फिज़िकल चेंज। तो फिज़िकल चेंज क्या होते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सच प्रोसेस इन विच नो न्यू केमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बनता, ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट आर केमिकल चेंजेस। सो केमिकल चेंजेस क्या है? सच प्रोसेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेज देयर नेचर एंड आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। यानी कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी और नेचर को छोड़ देता है और एक नया केमिकल सब्सटेंस बनाता है विद न्यू आइडेंटिटी और न्यू नेचर, ऐसी प्रोसेस को हम केमिकल चेंज बोल देते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें पुराना जो एक सब्सटेंस है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को छोड़कर नई प्रॉपर्टीज़ अपनाता है और अपनी आइडेंटिटी को भूलकर एक नई आइडेंटिटी अपनाता है, ऐसी प्रोसेसेस को हम क्या बोल देते हैं, केमिकल चेंजेस बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इन दोनों के एग्जाम्पल बताऊँगे। अगर आपको इन दोनों के एग्जाम्पल पता हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो, ताकि मुझे पता चले कि आपको एग्जाम्पल पता है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन, वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपनी तरफ से, जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे कि आप मैग्नीशियम वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आपकी बुक में फर्स्ट पेज पर ही आई गेस दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, इसका मतलब क्या था वैसे, कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज हो रहा है उस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। अब अगर जहाँ पर नाम आया है केमिकल रिएक्शन का, तो वहाँ पर नाम आएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्टेंट क्या होते हैं? द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन ओरिजिनली विच में रिएक्ट टुगेदर आर कॉल्ड रिएक्टेंट। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसके लेफ़्ट साइड पर जो लिखा जाता है वो हमारा रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड पर आता है लिखा जाता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट यूजुअली क्या होते हैं? जिनको लेकर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं, है ना, तो ये रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है, हमने रिएक्टेंट लिए और उन रिएक्टेंट्स की हमने रिएक्शन करवाई, उसके बाद जो चीज़ हमें मिली रिएक्शन के बाद, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। द ईजिली ऑब्जर्वेबल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें ऑब्वियसली बात है चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस जिनको हम बिल्कुल आराम से देख सकते हैं कि ओह चेंज हो रहा है ये तो ऐसे चेंजेस को हम क्या, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक। 5 तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो भी बना रखी है। 5 तरीके की कौन सी होती है, आई होप अब मेरे बोलने से पहले आपके दिमाग में आई गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी आपको। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। आई होप आपको याद आ गया हो, तो यही होता है इसमें। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल केमिकल रिएक्शन ऑफ, क्या बोलती हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अब प्रेसिपिटेट जो है ये जिसने पढ़ी है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैंने आपको फर्स्ट वाला भी बोला था, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक में आता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? अ प्रेसिपिटेट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो एक सॉलिड प्रोडक्ट जो होता है वो नीचे की तरफ बैठ जाता है किसी भी जब रिएक्शन में, और वो रिएक्ट नहीं होता और कुछ चीज़ बन जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं उस टाइम पर। तो आई होप समझ आ गया हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन विच आर अकॉम्प्लिश्ड बाय द राइज इन टेम्परेचर आर those in which heat is evolved. Such reactions are called
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन जो कि कब होती है, जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, राइज हो जाता है टेम्परेचर और हीट इवॉल्व होती है। देखो एक्सोथर्मिक के दो मतलब कैरेक्टरिस्टिक हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कैसे पता चलेगा हमें कि कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या नहीं। तो अगर उस रिएक्शन में टेम्परेचर हाई हो रहा है और अगर उसमें हीट इवॉल्व हो रही है ना, बाहर निकल रही हीट, ऑब्वियस सी बात है, अगर हीट इवॉल्व होगी तो टेम्परेचर हाई तो होगा ही ना। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर फॉर्मिंग स्लेग लाइम, ये मैं बता चुकी हूँ बहुत बार आपको, आई होप आपको याद आ गया हो। जब हम क्या बनाते हैं, क्विकलाइम और पानी के साथ मिलकर स्लेग लाइम बनाते हैं, CaO और वाटर के साथ मिलकर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्शन विच आर अकॉम्प्लिश बाय फॉल इन टेम्परेचर आर दोज इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, सच रिएक्शन आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर जस्ट अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, इसमें हीट, इसमें देखो टेम्परेचर बढ़ रहा था, इसमें टेम्परेचर घटेगा, इसमें हीट इवॉल्व हो रही थी, इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब हो रहा है और टेम्परेचर फॉल हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल क्या होगा इसका, कि अगर हम जो है व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, यस, जब BaOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन हम करवाते हैं, BaOH के होल ट्वाइस की रिएक्शन जब हम करवाते हैं NH4Cl से, अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है, तो हमें मिलता है बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैंने आपको ये भी बता रखी है रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होती है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। उसमें क्या होता है, जब हम बीकर को नीचे से छूते हैं तो हमें वो ठंडी लगने लगती है, और हमें क्या होता है, मतलब ठंडी लगती है, इसका मतलब क्या है भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि हम जब से केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं भाई, अगर उन केमिकल रिएक्शन को मुझे रिप्रेजेंट करना हो या बताना हो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो हम क्या करते हैं, वो जो चीज़ होती है उसको हम लिख के जब बताते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट हैंड मेथड है किसको रिप्रेजेंट करने का, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। कैसे रिप्रेजेंट करने का, उसके सिंबल्स और उसके फॉर्मूले यूज़ कर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग लिखकर, और ये इस वाले साइन से अलग करी जाती है। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट होंगे, फिर ये साइन लगेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट होंगे, और यहाँ साइन के ऊपर और नीचे हम क्या लिख देते हैं, कैटलिस्ट के नाम लिखते हैं, या फिर प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह वगैरह जो भी हमें जिस भी कंडीशन में रिएक्शन हो रही है उसके नाम लिखते हैं। तो ये एक केमिकल इक्वेशन होती है। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा हाँ, तो एक जो केमिकल इक्वेशन है वो दो तरीके की होती है। एक तो होती है बैलेंस्ड और एक होती है अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो बैलेंस्ड वाला पढ़ते हैं पहले। बैलेंस्ड क्या बोल रहा है, Here, such an equation in which the number of atoms of each element on the two sides of the equation are equal is called balanced chemical equation। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल रहें, उनको हम क्या बोल देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देखो Zn इधर 1 है, इधर भी 1 है। ठीक है, फिर आ जाते हैं H2 सॉरी, इधर 2 है, इधर भी H2 है। ठीक है एक्सक्यूज़ मी, इधर सल्फ़र 1 है, इधर भी सल्फ़र 1 है, और इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। तो बैलेंस है ये, है ना, जितने एटम्स इधर थे इतने इधर हैं, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, अनबैलेंस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगी। तो अनबैलेंस का देखते हैं क्या कह रहे हैं, कि सच एन इक्वेशन in which the number of atoms of different element is not equal on the two side of the equation are called unbalanced or skeletal equation। इसका नाम पूछा जा सकता है कि बताओ unbalanced equation को और क्या बोलते हैं, तो skeletal equation बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला, मतलब इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, हम यहाँ पर चेक करते हैं कि बैलेंस्ड है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं, पोटेशियम 1 है, इधर भी 1 है, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी, सॉरी कैल्शियम कह रही, क्लोरीन इधर 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है और इधर कितने हैं, 2। तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, अगर मुझे इसे बैलेंस करना हो तो मैं कैसे करूँगी इसे बैलेंस। आई होप आपने कर दिया हो, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखी होंगी। तो इसे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम ओके
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 3 कर देते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएंगी और यहाँ पर हम 2 कर देते हैं तो 3 2 जा 6। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हमने क्या देखा कि पोटेशियम और क्लोरीन भी क्या हो गए हैं, अनबैलेंस्ड हो गए हैं, 2 2 हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन्हें 2 कर देते हैं। तो अब देखो अब ये एक बैलेंस इक्वेशन बन गई है, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन और 6 ऑक्सीजन और इधर भी 6 ऑक्सीजन। तो अब ये बैलेंस हो गई है, लेकिन मैं आपको बैलेंस नहीं बता रही थी, मैं आपको डेफिनेशन बता रही थी अनबैलेंस की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगली डेफिनेशन है हमारी बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इट मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ द साइड। बहुत सिंपल है, बैलेंस करना यानी कि दोनों साइड पे जो एटम के नंबर थे उनको इक्वल करना, जो कि अभी हमने यहाँ पर करा है ना, वो बैलेंसिंग ही तो थी जो अभी हमने यहाँ पर करी। चलो आगे देखते हैं। अब आती है बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो अब ये कहाँ पर आ गई हूँ मैं, ये आ गई हूँ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर, है ना। तो मेन कितने टाइप की 7 टाइप की हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। आई होप मेरे बोलने से पहले या मेरे साथ साथ आप बोलेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बस इन्हीं सब की डेफिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें 1, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आई होप आपको पता हो, मैंने यहाँ लिखा नहीं, पता नहीं क्यों। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाइसा वर्सा है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, मतलब उससे जस्ट उल्टी है ये। इसके मैंने एग्जांपल, हाँ ये मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब मैंने आपको पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके की होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटो क्या थी, इलेक्ट्रोलाइसिस थी एक और ये थी, हाँ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वही है, अभी अब तीनों की इनकी डेफिनेशन आएगी। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस बाय एब्जॉर्बिंग ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जो हीट की हेल्प से होता है उसको हम उस ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखो जो लेड नाइट्रेट टूटा, यानी कि उसको तोड़ने के लिए, उसको पीसेस में तोड़ने के लिए हमें हीट की ज़रूरत हुई, तो ऐसी रिएक्शन को इसलिए हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। लेकिन कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंपाउंड इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस स्टेट, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो अब 1 मिनट पहले इसे समझाने से पहले एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये जितने भी मेरे नोट्स हैं इसकी जो आपको PDF है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स जो हैं आप फिर प्रिंट आउट निकाल कर एक बार तैयार कर सकते हैं। मैंने पूरे चैप्टर के नोट्स जो हैं आपको दे रखे हैं, गो थ्रू माई वीडियो, और जितनी भी मैंने चैप्टर से रिलेटेड वीडियो बनाई हैं आपको वो मिल जाएंगे। तो टेंशन नॉट, आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन मैं अच्छे से करा रही हूँ, बस स्टे विद मी। और इसी बात पे सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बोलते हुए वो लगता है, पर आई लव टीचिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। सो आ जाओ वापस अब इलेक्ट्रोलाइसिस पर। चलो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है कि देखो यहाँ पे आते हैं 1 मिनट। इसमें क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या था कि हम क्या कर रहे थे, हम किसका यूज़ कर रहे थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का, हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में डिकम्पोजिशन होगा किसकी वजह से, करंट की वजह से। और ये ज़रूरी है कि उस टाइम पर जो भी चीज़ है वो किस स्टेट में होनी चाहिए, मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैंने पानी ही लिया है एज एग्जाम्पल, लेकिन और कोई भी अगर मैं डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लूँ तो उसमें मैं वो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिखा है पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करिए, अच्छा इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करिए तो फिर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और उस टाइम पर ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है, पानी टूट जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है, जब ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन विच टेक प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इसमें लाइट की ज़रूरत होती है। ये इसकी एग्जाम्पल है कि जब
HI की रिएक्शन मैंने कराई तो वो डिकम्पोज हुआ हाइड्रोजन में और आयोडीन इसका अलग हो गया। आगे चलते हैं। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, हालांकि उसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखी है, पर जो अच्छे वाले मेटल होते हैं, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, वो वीक मेटल्स को, जो लेस मतलब जो स्ट्रॉन्ग एक्टिव मेटल्स होते हैं वो लेस एक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। और यही चीज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मैं बोल देती हूँ एक बार। Those reaction in which a more active metal displace a less active metal from its compound are called displacement reaction। ठीक है, तो ये रहा, देखो यहाँ पर से दोनों में से कौन ज़्यादा हाइड्रोजन है यहाँ पर और जिंक है ना, जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बीइंग लेस रिएक्टिव, जिंक क्या कर देगा, उसे डिस्प्लेस कर देगा और जिंक उसकी जगह ले लेगा, इसलिए H2 की जगह पर क्या आ जाएगा, Zn आ जाएगा। ये देखो ZnH2SO4 और जो H2 है वो अलग निकल गया, तो H2 अलग निकल गया। ओके, तो ये थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करने के बाद आती है रिएक्टिविटी सीरीज़। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन अ वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल। ये एक सीरीज़ है जिसमें वर्टिकल तरीके से मेटल्स को लगाया गया है। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर रखा गया है और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है वो सबसे नीचे रखा गया है। अब मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि सबसे ऊपर कौन था और सबसे नीचे कौन था, वो मुझे बताएंगे आप। तो मुझे बताइए कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट होता है और सबसे नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है एंड मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, दोज रिएक्शन इन विच टू और मोर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप चाहे ये वाली डेफिनेशन लिख दो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली लिख दो, लेकिन इसमें क्या होगा कि 2 बार होगी सेम। ठीक है, तो इसमें एक बार डिस्प्लेस होता है, इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होती है, तो सेम ही है ये। आगे आ जाते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है कि जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और प्रेसिपिटेट अभी क्या होता है मैं भी आपको ऊपर ही पढ़ा के आई हूँ, एक सॉलिड सब्सटेंस जो नीचे जम जाता है। तो देखो प्रेसिपिटेट जो होता है वो मेन 2 तरीके से फॉर्म हो सकता है, या तो फिर जैसे सॉलिड कोई 2 कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं और उनमें से एक में प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में वो हमें मिल गया। या फिर एक और तरीके से बन सकता है, वो है कि कोई इनसॉल्युबल कंपाउंड है, पहले हमने उसको जलाया, मतलब उसकी रिएक्शन करवाई, उसमें से एक गैस निकली और फिर उस गैस को हमने कलेक्ट करा और फिर उसको हमने पास कराया और फिर उस गैस में से ही बाद में प्रेसिपिटेट बनता है ना। इसके ऊपर मैंने पूरा पढ़ा रखा है आपको ऑलरेडी पहले ही, तो मैं बार बार इसे रिपीट नहीं करूँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वरना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक बार पढ़ देती हूँ मैं। दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विच सेपरेट आउट एज सॉलिड called precipitate, or such an insoluble and compound is formed when a gas is passed through the solution of a compound are called precipitation reaction. Neutralization reaction, a reaction in which an acid react with base to form salt and water is called neutralization reaction. तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे आता है कोरोजन और रेंजिडिटी। अच्छा हाँ, इन दोनों को पढ़ाने से पहले मैंने यहाँ 4 डेफिनेशन जानबूझकर नहीं लिखी हैं क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी अभी। वो हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी ऊपर, आई बटन पे आप क्लिक करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। वो चारों एक ही उसमें है, मैंने जानबूझकर इसमें वो इंक्लूड नहीं करे। तो कोरोजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अप ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, सल्फाइड, वाटर वेपर एक्सेट्रा on the surface of the metal so as to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide etc. is known as corrosion। यानी कि जब मेटल का जो सरफेस होता है उस पर कौन एक्ट कर देता है, वो उसकी रिएक्शन हो जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हाइड्रोजन के साथ या फिर वाटर वेपर के साथ, और वो ऐसे इनके साथ कंबाइन कर कर क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, ऑक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से मेटल जो होता है वो ख़राब हो जाता है और मेटल की जो लाइफ होती है वो कम हो जाती है। और एक कोरोजन का एक वो था रस्टिंग,
इसका एक एग्जाम्पल है ना। तो ये होता है हमारा कोरोजन। तो आगे बढ़ते हैं, रेंसिडिटी, ये लास्ट है, इसके बाद नहीं लिखी है मैंने। रेंसिडिटी इज़ द लास्ट वन। रेंसिडिटी क्या होती है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन अ फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल और टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है जब जो खाने का सामान होता है हमारा, जो फैट और ऑयल से बना होता है, ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्शन करता है तो फूड में से एक अजीब तरीके की स्मेल आने लगती है और उसका जो टेस्ट है, एक्चुअल टेस्ट, वो क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। इट्स अ केमिकल रिएक्शन ड्यू टू विच द टेस्ट ऑफ द फूड चेंजेस। ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए मैंने आपको बताए थे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो हाँ, तो ये एक और क्वेश्चन बन गया। देखो, आप मुझे एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम बताओ। मैंने आपको 2 एंटीऑक्सीडेंट्स बताए थे, उनके आप मुझे नाम बताओ, ठीक है। और ये वीडियो होती है आज की यहीं पे ख़त्म। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और स्टे विद मी, और कमेंट ज़रूर करना आंसर्स को। और थैंक यू एंड बाय, कीप स्टडिंग।